Hello students, how are you all? In our science subject, today we are going to start our new chapter and a very interesting chapter. Chapter number 12 sound. अब हमें पता ही है एवरी डे ईच एंड एवरी मोमेंट हम पूरे दिन में सभी जगह हम साउंड है वो लिसन करते हैं डिफरेंट टाइप्स के साउंड। यानी मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस होते हैं वो हम बोलते हैं, फिर बर्ड्स है, बेल्स होती है, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविज़न, रेडियो, यानी सभी जगह हमें साउंड है वो सुनाई देता है। लेकिन इस चैप्टर में आपके 9th स्टैंडर्ड में हमें ये देखना है कि ये साउंड है उसका प्रोडक्शन किस तरह होता है और वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कैसे करता है। ठीक है, सो जो डीप में जो टॉपिक है वो हमें लर्न करने हैं। अगर आपको याद होगा तो आपको क्लास 8 में भी ये साउंड चैप्टर है वो आ गया था, सो आपको याद होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो हम स्लोली आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक इंक्लूड है हमारे सिलेबस में वो हम करते जाएंगे। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। अब साउंड से क्या एनर्जी के फॉर्म में हमारे ईयर से उसमें वहाँ पे सेंसेशन होती है। सो हमें सेंसेशन होता है तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा जो एक एनर्जी है वैसे कई एनर्जी होती है। यानी मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं कि लाइट है, फैन है, तो वो सभी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, ऐसी लाइट एनर्जी आपको पता होगा कि जब बल्ब है वो ऑन होता है तो क्या है, लाइट एनर्जी है। लेकिन हम मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम उसको देते हैं तभी हमें मिलती है ना लाइट एनर्जी। सो इस तरह एनर्जी के कई फॉर्म है वो होते हैं। और हमने लर्न किया था कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी ये लो क्या है, सिंपल है। देखिए, वी कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी। हम एनर्जी को कभी भी क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम उसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारी एनर्जी के लिए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। सो हमें क्या क्या आगे टॉपिक लर्न करने होंगे, उसमें से फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब ये जो एक्टिविटी है ये डायरेक्टली मैं आपको कह रहा हूँ, पूरी एक्टिविटी हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है। अब ट्यूनिंग फोर्क कैसा होता है, यहाँ पे देख लीजिए फिगर में। देखिए, ऐसा एक ट्यूनिंग फोर्क होता है। ठीक है, ऐसा हमें लेना होगा कि जो अगर वाइब्रेट होगा तो हमें सुनाई देगा। आपने छोटे छोटे बच्चों के पास भी ऐसा कुछ खिलौना देखा होगा। ठीक है, जो उसको शेक करते हैं, उससे खेलते हैं, तब आपने वहाँ पे अगर वाइब्रेट हो रहा होगा तो आपने ऐसे खिलौने में देखा होगा। सो क्या होता है कि कोई हम इस स्ट्रिंग को रबर के पेड़ पे अगर एक बार स्ट्राइक करें, कोई रबर का पेड़ है और हम उस पर स्ट्राइक करते हैं, तो क्या उसमें हमें साउंड सुनाई देगा? नहीं, साउंड एक बार में तो कोई सुनाई नहीं देगा क्योंकि रबर का पेड़ है। लेकिन हम कंटिन्यू ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे तो ये उसमें वाइब्रेट है वो प्रोड्यूस होगा। और वाइब्रेट प्रोड्यूस होगा वो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम अपनी फिंगर है वो हम ट्यूनिंग फोर्क के पास अगर ले जाएं तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो हमें सेंसेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये ट्यूनिंग फोर्क वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं
कि कोई एक बॉल है, तो हम क्या करते हैं कि एक थ्रेड से उसको यहाँ पे हमने लटका दिया है, और फिर यहाँ पे जब बॉल है वो मूवमेंट करता है, तब हम ट्यूनिंग फोर्स से जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तब उसमें वाइब्रेट है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमें वाइब्रेशन सेंसेशन के थ्रू पता चल जाएगा। सो ये छोटी सी एक्टिविटी थी। हमें एक्टिविटी याद नहीं रखनी है, हमें उसका जो बेस है जो क्वेश्चन में आएगा वो हमें याद रखना है। ठीक है। अब है एक एक्टिविटी यहाँ पे। अब इस एक्टिविटी में क्या हमें सीखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा ट्यूनिंग फोर्क है और फिर एक वाटर का ग्लास है और ऊपर तक हमने फिल कर दिया है, वाटर है वो। तो क्या होगा कि जब हम इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करेंगे तब उसकी जो एक साइड जो है वो हम ग्लास की जो सरफेस है वहाँ पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे ये मूवमेंट है वो कंटिन्यू वाटर में यानी ग्लास में देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए कि हम पूरा ट्यूनिंग फोर्क है वो पूरा का पूरा डुबा देते हैं उसमें। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो ट्यूनिंग फोर्क है वो हमें वाटर में डीपली हम उसको ले जाते हैं अंदर। तो क्या होता है कि वाइब्रेट पार्टिकल्स है वो जनरेट होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ सामने टकराएंगे और तो क्या होगा कि वाटर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वाटर में अगर वाइब्रेट पार्टिकल्स अगर प्रोड्यूस होंगे तो एक साथ ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। सो इसलिए वो जो वाटर है वो डायरेक्टली ग्लास में से थोड़ा बाहर आ जाएगा। ये तो हमने भी देखा होगा। ठीक है, सो ये सभी हमें देखने हैं। ठीक है, अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि क्या हम वाइब्रेट के बिना हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको भी सोचना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ प्रूव कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेट है वो होता है, तो वाइब्रेट है वो प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो अगर वाइब्रेट ना हो तो साउंड प्रोड्यूस होगा। हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट प्लकिंग कर रहे हो या फिर स्क्रैचिंग कर रहे हो, रबिंग कर रहे हो, ब्लोइंग कर रहे हो, शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ आप उसको शेक कर रहे हो, ठीक है, शेकिंग कर रहे हो, तो क्या इन सभी में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता? होता है। सो वाइब्रेट ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेटिंग हो रहा है वो नीड नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन की डेफिनेशन याद रखनी होगी आप सभी को, 1 मार्क्स है इसके लिए। वाइब्रेशन मीन्स क्या? वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए वाइब्रेशन किसे कहते हैं कि अब मान लीजिए कि घर पे हम क्लास में क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्केल होती है, ठीक है, वो स्टेनलेस स्टील की, तो हम क्या करते हैं कि उसको हम आधा है बेंच के बाहर रख के हम उसको उसके पे हम स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है हमें वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो वाइब्रेशन है तो उसमें ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो रैपिडली टू एंड फ्रो यानी आगे और पीछे वो कंटिन्यूअसली जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। सो ये 1 मार्क्स में आईएमपी है, सो हमें याद रखना होगा। ठीक है, डेफिनेशन है। ओके, द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कार्ड्स। हमारी जो वॉइस बॉक्स होता है हमारी बॉडी में थ्रोट के पास, ठीक है, तो वहाँ उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। सो इसलिए वहाँ पे साउंड है वो प्रोड्यूस है वो हो रहा है। ठीक है, हमने बर्ड्स भी देखे होंगे कि वो फ्लैपिंग कर रहे होते हैं अपने विंग्स से, आवाज़ वहाँ से वाइब्रेशन हो रहा होगा। फिर कोई अब बी होती है तो बी क्या करते हैं? बजिंग करते हैं, तो उसमें भी वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा और साथ साथ में वाइब्रेशन भी होगा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है
प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब मान लीजिए कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या, यानी साउंड हमारे पास पहुंचता है तो वो ऐसे ही पहुंच जाएगा, उसमें कुछ कुछ तो वर्क होगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब वो तो हमें पता है कि साउंड है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, साउंड जब प्रोड्यूस होता है तब ऑब्जेक्ट्स में वाइब्रेशन होता है। यहाँ पे 1 मार्क्स डेफिनेशन है, याद रखिए। चलो, द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी मैटर है, सब्सटेंस याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, कोई भी मैटर है तो उसके थ्रू साउंड है वो ट्रांसमिटेड हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह है वो पहुंच रहा है, तो वो जो उसमें से पास हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, मीडियम। आज मैं बोल रहा हूँ और आप सुन सकते हैं, तो मेरी आवाज़ है वो आप तक सुनाई देगी, ठीक है, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये थी मीडियम की डेफिनेशन। मीडियम है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली, ये जो पूरा अब पैराग्राफ है वो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में कह रहा हूँ। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो डायरेक्टली तो हमारे ईयर के पास नहीं चला जाएगा, तो इसमें कुछ प्रोसेस तो होगी। तो क्या होगी कि जब ऑब्जेक्ट से वो वाइब्रेट्स होगा तब क्या होगा कि जब वो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो वाइब्रेट होगा, ठीक है। अब जो वो वाइब्रेट होगा तब वो क्या करेगा कि जो उसके पास जो नज़दीक वाला जो पार्टिकल्स है उसको वो फोर्स देगा, ठीक है। फर्स्ट डिस्प्लेस्ड को फ्रॉम हिज इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो स्टेबल पोजीशन में था, फिर दूसरे को वो फोर्स दे रहा है, ठीक है, और वो डिस्प्लेस हो गया। इज इट दैट exert a force on the adjacent particles, तो वो उसके बाजू वाला जो होगा उसको बोलेंगे adjacent particles। तो फिर जो दूसरा पार्टिकल है वो उसके बाजू वाला पार्टिकल होगा, उसको फोर्स देगा। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका क्या होगा कि फर्स्ट पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल्स को फोर्स देगा, फिर वो अपनी जो मेन पोजीशन है उसमें वो स्टेबल हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली हो रही है, कंटिन्यूसली। इससे क्या होता है कि जो कोई भी पार्टिकल्स है वो वाइब्रेशन हो रहे हैं, और ऐसे करके एक पार्टिकल्स दूसरे से तीसरे पार्टिकल्स, ऐसे करके करके हमारे पास है वो पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें पता चलता है कि वाइब्रेशन है वो प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने जो आपको बताया वही कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं। अब देखिए, जो मैंने कहा वो इनडायरेक्टली ये पैराग्राफ में वो कहा गया है, इसलिए हमें ये पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है कि पार्टिकल से वो मीडियम में से पास हो रहे हैं और बाकी के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और फिर वो अपनी जो मेन पोजीशन है वो अचीव कर लेगा। हमें जो सीखना है वो ये है। सबसे पहले मैं एक बात आपको कहूँ कि यहाँ पे एक डेफिनेशन सिंपली हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक डेफिनेशन हम नहीं जाने देंगे। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जिसकी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी पार्टिकल्स की, ठीक है, मीडियम में, तो वो जो है तो उस वेव्स't हम मैकेनिकल वेव्स हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे आसपास देखिए सबसे कॉमन मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। तो व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेस। अब मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो रहा है तो वो पुश होगा और कंप्रेस होगा, पुश होगा और कंप्रेस होगा, तो वो आगे पीछे जाएंगे, ठीक है। तो जब वो कंप्रेस होगा तो उसको जब कंप्रेशन होगा तो उसको बोलेंगे सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये ट्यूनिंग फोर्क के वो वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये एक दूसरे के नज़दीक है, ठीक है। तो एक दूसरे के नज़दीक है तो इसको बोलेंगे कंप्रेशन,
और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे रेरफेक्शन। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो जो कंप्रेशन है उसमें हाई प्रेशर इंक्लूड होगा, और जो रेरफेक्शन है उसमें लो प्रेशर है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, आगे और पीछे कंटिन्यूअसली होती है। ठीक है, और उसके बीच ये जो डिफरेंस ये जो क्रिएट होता है सो उसको बोलेंगे कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। सो ये जो टॉपिक था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, बाकी की है वो डायरेक्टली इसमें सभी इंक्लूड हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे सी और आर ये सिर्फ हमें लर्न करना था। हमारे लिए आईएमपी यही है कि कंप्रेशन किसे कहते हैं, रेरफेक्शन किसे कहते हैं। अब यहाँ तक हम ये टॉपिक ये रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस बाकी के जो पॉइंट है वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।